हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, यानी 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसकी कारणों की हम विवेचना करेंगे और फ्रांस की क्रांति के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। 1789 की प्रशंसा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए, या 1789 की फ्रांसीसी रेवोल्यूशन और पॉलिटिकल और सोशल फाइनेंशियल कारणों पर प्रकाश डालिए। या तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रांस की रेवोल्यूशन के रीज़न। तो दोस्तों, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो फ्रांस की रेवोल्यूशन हो रही थी या होने वाली थी, उसके एक्चुअल में रीज़न क्या थे, उसके क्या कारण थे कि जो फ्रांस की जनता थी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। और बाद में उसकी परेशानी ने उसके जो इतना ज़्यादा जो लिविंग और स्टैंडर्ड जो था फ्रांसीसी का वो गिर चुका था। तो उसके बाद जो उनका जो गुस्सा था वो रेवोल्यूशन के रूप में बाहर आए, क्रांति के रूप में बाहर आया। ठीक है, तो क्या रीज़न थे दोस्तों, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 1789 ईस्वी की फ्रांस की स्टेट रेवोल्यूशन न सिर्फ यूरोप की हिस्ट्री की बल्कि वर्ल्ड के हिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट इवेंट थी। इस रेवोल्यूशन से साधारण सिटीज़न की निरंकुश गवर्नमेंट, स्पेशल राइट प्राप्त वर्ग और पुरातन प्रणाली पर विजय निश्चित हो गई। इससे पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड की न्यू थिंकिंग पनपने लगी। इस हिस्टोरिकल इवेंट के घटित होने के कुछ फंडामेंटल रीज़न थे जिन्हें हम पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस समय दोस्तों जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो उससे पहले क्या हुआ था, फ्रांस में भेदभाव बहुत ज़्यादा था। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास थे। और जो लोअर क्लास के लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उन पे बहुत सारे अत्याचार होते थे। ठीक है, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत था। और दूसरी जगह पे जो अपर क्लास के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे राजा है, किंग है और जो पादरी लोग हैं, उस समय ये बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम से रहते थे। और उस समय क्या था, फ्रांस में भूखमरी भी फैल रही थी और पूरी तरह से मतलब जो फ्रांस की कंडीशन थी फाइनेंशियल, वो चरमरा चुकी थी। इसके बावजूद जो फ्रांस के राजा रानी थे, उनके ऊपर, उनके खर्चों पर बिल्कुल भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे थे। जो उनकी जनता है, मरे कटे या कुछ भी हो, उनकी सेहत पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है, ऐसी जो सब्र का भी होता है, कुछ एक लिमिट होती है। तो कब तक वहाँ की जो जनता थी फ्रांस की, वो कब तक सब्र करती, कब तक सहती। तो क्या हुआ, बाद में यही सब्र एक क्रांति के रूप में बाहर आया। और बाद में जो ये ऐसी व्यवस्था थी राजाओं की, बड़े उच्च वर्ग की, और गुलाम बना के रखनी नीचे वर्ग की, उनका शोषण करने की, इस तरह की जो परंपरा थी वो पूरी तरह से डेमोलिश हो गई, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो पॉलिटिकल रीजंस देखिए, हम देखेंगे। रियलिटी में रेवोल्यूशन के समय फ्रांस की पॉलिटिकल कंडीशन बड़ी फॉल्टी थी, यानी ख़राब थी, जिसके रिज़ल्ट में फ्रांस में स्टेट रेवोल्यूशन शुरू हुई। तो पहले जो देखिए, जो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई फ्रांस की 1789 की, ये स्टेट लेवल पे शुरू हुई। ठीक है, पहले तो तबके छोटे छोटे प्रांतों में स्टार्ट हुई, मगर जो एक बड़ा इसने स्वरूप धारण कर लिया वो स्टेट रेवोल्यूशन के तौर पे आया। ठीक है, फिर स्टेट रेवोल्यूशन से धीरे धीरे ये पूरे फ्रांस में फैल गई। इसके पॉलिटिकल रीज़न कई हैं दोस्तों। राजाओं की ऑटोक्रेसी, यानी उनका राजतंत्र। राजा जो थे वो अपने एक तरह की डिक्टेटरशिप की तरह काम करते थे। स्टेट रेवोल्यूशन के समय फ्रांस में ऑटोक्रेसी और ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम पॉपुलर थी। राजा खुद को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव और डिवाइन राइट्स का मालिक समझते थे। राजा की ऑर्डर ही लॉ होता था। लुई 15 ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ही स्टेट हूँ। लुई 15 कहा करता था कि हमने सिर्फ अपने लिए ही गॉड से किंगशिप प्राप्त की है, यानी हमें ही गॉड ने एक किंग के रूप में स्वीकार किया है। जो हम बोलेंगे वही गॉड की मर्ज़ी होगी। हमें ही सिर्फ लॉ बनाने का राइट है। हम ना तो इस काम में किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव और ना ही भागीदार बना सकते हैं।
राजा के मेन कोर्टियर और ट्रस्टवर्दी पीपल को स्पेशल राइट प्राप्त थे, यानी जो राजा के जो खासम खास लोग होते थे उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मगर जो गरीब तबका लोग था, जो लोअर क्लास थे, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। करप्ट गवर्नमेंट, फ्रांस के एम्परर बड़े इनकैपेबल थे। रिजल्ट में देश का गवर्नमेंट हाईली करप्ट हो गया था। गवर्नमेंट के हायर पोस्ट का खरीद फरोख्त होने लगा था, यानी उसका बाइसेल किया जा रहा था। ऑफिसर्स के राइट और ड्यूटीज़ की कोई बाउंडेशन निर्धारित नहीं थी। हायर ऑफिसर करप्शन के शिकार थे और सिटीज़न का मनमाना एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे। विलेज की बाउंडेशन ये अनडिफाइंड थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिटीजन से कर वसूल करने के लिए उन पर अमानुषिक टॉर्चर करते थे और इनकम का मोर देन हाफ पैसा हड़प जाते थे, जिससे राजकोष में पैसा बहुत कम ही पहुंच पाता था। इस तरह फ्रांस के गवर्नमेंट में सारी तरफ करप्शन व्याप्त था। तो एक दोस्तों ये था, करप्शन भी एक बहुत बड़ा कारण था। जो राजा थे और राजा के जो अधिकारी थे छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे, जिसकी वजह से जो पैसा था वो राजकोष में टिक नहीं पाता था या राजकोष में जा नहीं पाता था। कितने लोग टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। और जो टैक्स वसूला भी जाता था वो दोस्तों वो जनता से, मासूम जनता से जो पहले से ही ख़राब स्थिति में है, उससे टैक्स लिया जाता था। जो पादरी थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो टैक्स नहीं लेते थे, ठीक है। और जो टैक्स देते भी थे वो दोस्तों ये जो बड़े लोग हैं, जो हायर क्लास के लोग थे, उन लोग का अपने में बांट लेते थे। ये पैसा राजकोष में नहीं जा पाता था। जब ये राजकोष में पैसा नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपके राज्य में, आपके देश के निर्माण में पैसा नहीं लग पाएगा और धीरे धीरे जो पूरा देश होगा गरीबी की चपेट में आने लगेगा, गरीबी की तरफ बढ़ने लगेगा। तो एक दोस्तों कारण था आपका करप्शन यानी भ्रष्टाचार। इनकैपेबल एम्परर यानी अयोग्य शासक। एम्परर के रीज़न फ्रांस के गवर्नमेंट में कुशलता का अभाव हो गया था। स्टेट एम्प्लॉय के ड्यूटीज़ का कोई क्लियर डिटेल ना था। लॉ की व्यवस्था अनऑर्गेनाइज थी और हायर ऑफिसर ब्राइब द्वारा सिटीजन्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। लुई 14 बड़ा कैपेबल एम्परर था और उसने अपनी काम कुशलता से यानी कार्य कुशलता से अपने समय में फ्रांस की कंडीशन में काफ़ी सुधार किए। यानी जो लुई 15 थे, इनके जो कार्य थे वो वाकई अच्छे थे, मगर बाद में इसके बाद जो एम्परर आए, जैसे लुई 14 तो अच्छे राजा थे, फिर बाद में लुई 15 तो लुई 16 आए, वो इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे। उन्होंने पूरी तरह से जो फ्रांस था उसको बिल्कुल गरीबी की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया। बड़ा कैपेबल एम्परर था और उसने अपनी कार्य कुशलता से अपने समय में फ्रांस की कंडीशन में काफ़ी सुधार किया था। लेकिन उसका सक्सीजर लुई 16 बड़ा खर्चीला और अय्याश व्यक्ति था। वह अपना मोर देन हाफ समय पतित स्त्रियों की संगत में स्पेंड करता था और नाच और वाइन में डूबा रहता था। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के प्रति वह हमेशा उदासीन रहता था। वह स्टेट के पैसों को अपनी लग्जरी पर पानी के समान बहाता था और सिटीज़न के हित की उसे ज़रा सी भी परवाह ना थी। इतना ही नहीं, फ्रांस के एम्परर बड़े खर्चीले थे। वे लोग शाही शान व शौकत को बनाए रखने के लिए अपार पैसा स्पेंड करते थे। राजा का पर्सनल स्पेंड बाउंडेशन से बहुत अधिक होता था। फ्रांस में बजट की परंपरा ना थी और सिटीज़न के घोर हार्डवर्क की कमाई एम्परर की लग्जरी में स्पेंड की जाती थी। स्टेट डेप्ट में लगातार इम्प्रूवमेंट होता जा रहा था, लेकिन एम्परर अपनी फिजूल खर्ची को कम करने के लिए तैयार ना थे। राजा का पर्सनल स्पेंड ही 8 करोड़ रुपए सालाना होता था। लुई 16 का चरित्र यानी लुई जो 16वां था उसका चरित्र के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही ख़राब चरित्र का व्यक्ति था, जिसकी वजह से जो फ्रांस की स्थिति थी वो बहुत बेकार हो गई, ठीक। तो फ्रांस का एम्परर लुई 16 एक इनकैपेबल यानी अयोग्य, स्थिर और मानसिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति था, जिससे उसके प्रति सिटीज़न में बड़ा असंतोष था। हालांकि उसका स्वभाव दयालु और उदार था, लेकिन उसमें स्थिरता और दूरदर्शिता नाम मात्र को ना थी। वह फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र के दोषों का निराकरण नहीं करना चाहता था और
वह प्रजा के हित का समर्थक अवश्य था, लेकिन अपने निर्बल निश्चय और अस्थिर प्रकृति के रीजन की वजह से वह देश के हित ना कर सका। उसमें सिटीजन का असंतोष लगातार बढ़ता गया और बाद में वह रेवोल्यूशन के रूप में परिणत हो गया। ठीक है, तो एक कारण ये था, जो लुई 16 थे वो इतने योग्य शासक नहीं थे, जिनकी वजह से जो शासन था बिल्कुल चौपट हो गया। रानी मेरी अंतोनेत का लुई 16 की रानी मेरी अंतोनेत अत्यंत सुंदर, सुशिक्षित और चंचल महिला थी, लेकिन वह जिद्दी, अभिमानी और विवेक शून्य होने के कारण सदैव जनहित के वर्ग के कामों की उपेक्षा करती थी। उसका राजा पर व्यापक प्रभाव था। वह अपने आचरणों के कारण लोगों में, जनता में बड़ी बदनाम थी। उसकी फिजूल खर्ची ने फ्रांस के राजकोष को रिक्त कर दिया और राष्ट्रीय कर्ज को 60,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। फ्रांस की सिटीजन जनता उससे घृणा करने लगी और उसे ऑस्ट्रियन औरत और श्रीमती वीटो के नाम से पुकारने लगी। तो एक कारण ये भी था, जो राजकुमारी थी, जो राजकुमारी अंतोनेत थी, वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली स्वभाव की थी। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी थी फ्रांस को इतनी दयनीय अवस्था में पहुंचाने, क्योंकि बहुत बड़ा कर्ज जो था फ्रांस के ऊपर, उसका मेन कारण रानी अंतोनेत ही थी। फ्रांस की सोशल कंडीशन भी बड़ी शोचनीय थी और फ्रांसीसी समाज विषमताओं परिपूर्ण था। संपूर्ण समाज दो मुख्य वर्गों में विभक्त था, स्पेशल राइट वर्ग और राइट विहीन वर्ग। यानी एक ऐसे लोग थे जिनको एक स्पेशल राइट प्राप्त होते थे, और दूसरे राइट विहीन, और जिनको राइट ही नहीं होते थे। हायर वर्ग के सामंतों और पादरियों को स्पेशल राइट प्राप्त थे, यानी जो हायर क्लास थे, जो पादरी थे, जो व्यापारी थे, उनको ये राइट प्राप्त थे, और निम्न वर्ग को ये राइट प्राप्त नहीं थे, जो लोअर क्लास के थे। स्पेशल राइट वर्ग। अब दोस्तों, इस वर्ग में फ्रांस के बड़े बड़े और हायर पादरी सम्मिलित थे। इस वर्ग को अनेक तरह से स्पेशल राइट प्राप्त थे। स्टेट और चर्च के सभी हायर पद इसी वर्ग के राइट में थे, यानी अधिकार में थे, और देश की लगभग 1/2 भूमि पर इन्हीं लोगों का स्वामित्व था। ये वर्ग सभी स्टेट करों से मुक्त था। इतना ही नहीं, यानी ये कर नहीं देते थे। ये उच्च वर्ग के लोग थे, इनके पास पैसा भी था, धन था, ये कर देने के योग्य थे, मगर इसके बावजूद ये कर नहीं देते थे। अब जाहिर सी बात है, जिनके पास पैसा नहीं होगा वही कर नहीं देंगे, तो जो देश होगा वो कैसे तरक्की करेगा। तो जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे व्यापार करके उस देश में रहकर उनके रिसोर्सेज को यूज़ करके जो धन कमाया है, अपनी कोठियों को बड़ा किया है, उनका दोस्तों ये फ़र्ज़ बनता है कि वो टैक्स देकर इसका कर्ज चुकाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने देश के रिसोर्सेज को यूज़ करा है, उन्होंने देश की ज़मीन को यूज़ करा है, उन्होंने देश के लेबर को यूज़ करा है, और बहुत सारी सुविधाओं और सर्विसों का उपभोग किया है। तो जो अमीर वर्ग के लोग हैं, इनका ये पहला काम ये होना चाहिए कि ये ईमानदारी से टैक्स भरें। इतना ही नहीं, ये वर्ग जनसाधारण से कर, बेगर, भेंट और नजराने वसूल करने का अधिकार रखता था, और इसके बावजूद, देने के बावजूद, ये दोस्तों जो लोअर क्लास के लोग थे, उनसे ये बहुत सारे भेंटे, नजराने और ये कर वसूल करते थे। तो उल्टा देने के बजाय ये लेने का काम करते थे। हायर पादरी यानी उच्च पादरी जनता से 1/10 भाग टिथ नामक धार्मिक कर वसूलते थे। तो उस समय जो पादरी थे वो 1/10 भाग, यानी उनकी इनकम का 10 टुकड़े करे, 10 टुकड़े में से 1 भाग दोस्तों उनको पादरियों को देना पड़ता था। एक तरह से ये धार्मिक टैक्स था। इस वर्ग के लोग साधारण सिटीजन पर कई तरह के टॉर्चर किया करते थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे। राइट विहीन वर्ग। दोस्तों, राइट विहीन वर्ग की क्या स्थिति थी वो हम डिस्कस करेंगे अब।
इस वर्ग में किसान, मजदूर, कारीगर और मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग शामिल थे। निम्न पादरी भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये वर्ग राइट से विहीन थे, यानी उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसमें शामिल थे जैसे आपके किसान हो गए, मजदूर हो गए, ये लोग इसमें शामिल थे। किसानों और मजदूरों की कंडीशन बड़ी शोचनीय थी। इन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन इन्हें पेट भर भोजन और आवश्यक वस्त्र दुर्लभ थे। यानी इतनी मेहनत के बावजूद इनको पेट भर खाना नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी, ना ही पहनने के लिए कपड़े मिल पाते थे। इनका जीवन पशुओं से भी बदतर था। ये स्टेट, सामंत और चर्च सभी को कर देते थे। स्टेट स्पेंड का संपूर्ण भार इसी वर्ग के कंधे पर था। यानी जो पूरा फ्रांस स्टेट चल रहा था, पूरी कंट्री चल रही थी दोस्तों, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो थी दोस्तों इन्हीं लोअर क्लास के ऊपर थी। इन्हीं के कंधे पर फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई थी। अगर दोस्तों ये कर देना बंद कर दें तो जो फ्रांस की इकनॉमी थी वो गिर जाती। और बाद में दोस्तों ऐसा ही हुआ फ्रांस की क्रांति होने पर। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के असंतोष ने फ्रांस की स्टेट रेवोल्यूशन के विस्फोट में इम्पोर्टेंट योग दिया। 3 फेच ऑर्किड इकोनॉमिक काउजेस। अब दोस्तों क्या इकोनॉमिक काउजेस थे, क्या कारण थे, वो हम देखेंगे। फ्रांस की स्टेट रेवोल्यूशन का एक मुख्य रीज़न देश की शोचनीय फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल विषमता थी। यानी एक तरफ पैसे वाले लोग बहुत ज़्यादा थे और गरीबी बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा अमीरी, मगर बहुत ही कुछ लोग थे, मुश्किल से 1-2% जिनके पास पूरे फ्रांस का 90% वेल्थ थी। और जो सिर्फ 99% जो लोग थे दोस्तों वो गरीबी की रेखा के पास थे और कुछ तो गरीबी की रेखा से नीचे थे। तो एक तरह से दोस्तों जो ये आर्थिक विषमता थी ये बहुत ज़्यादा थी। लुई 15 की युद्ध प्रियता और लुई 16 की लग्जरी ने फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन को अत्यंत शोचनीय बना दिया था। इतना ही नहीं, उसकी रानी मेरी अंतोनेट की फिजूल खर्ची ने फ्रांस को दिवालिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संक्षेप में फ्रांस की स्टेट रेवोल्यूशन के मेन फाइनेंशियल रीज़न निम्नलिखित थे। अब दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल रीज़न को डिस्कस करेंगे। दूषित कर प्रणाली। फ्रांस में कर प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण थी, असमान, विकृत और अन्यायुक्त थी। धनी वर्ग जो सुगमतापूर्वक करों को चुका सकता था, करों से मुक्त था, और निर्धन वर्ग जिसके पास पैसे का सर्वथा अभाव था, उसके पास पैसे नहीं थे, को अपना पेट काट कर करों को अदा करना पड़ता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय करों को वसूल करने के लिए जनसाधारण पर भीषण टॉर्चर किया करते थे और स्टेट करों से प्राप्त पैसा मोर देन हाफ खुद हड़प जाते थे। यानी यहाँ पे करप्शन कर जाते थे, जो कि कारण था। यानी कर तो देते थे यहाँ पे गरीब तबके के लोग, मगर वो जो कर था वो भी जो कर वसूल कर रहे हैं उन लोग उसको एज अ करप्ट करके उसको खुद हड़प लेते थे। राज्य को करों में पर्याप्त इनकम भी नहीं हो पाती थी। पादरी वर्ग भी चर्च की अपार संपत्ति का मालिक था और भोग विलास का जीवन स्पेंड करता था। कुछ पादरी स्वर्ग का टिकट बेचकर सिटीजन का एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे, जिससे जनसाधारण में उनके विरुद्ध भीषण असंतोष व्याप्त था। सिटीजन पर करों का भार। जनसाधारण करों के भार से दबा हुआ था। हिस्ट्रीकार टेनन के अनुसार एक किसान स्टेट को 53% यानी 53%, कुलीनों को 12% और पादरियों को 14% कर देता था। जनसाधारण वर्ग को तेल, विर्ग टैम, कैपोटेशन कर, नमक कर, चुंगी, तिथ आदि कर देने पड़ते थे, जिससे निम्न वर्ग के लोगों की फाइनेंशियल स्थिति बड़ी दयनीय थी। यानी सब तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन थे उनको इन्हें कर देने पड़ते थे। ठीक है, स्टेट को उनको दोस्तों 53%, कुलीनों को यानी जो हायर क्लास है उनको दोस्तों 14%, और जो पादरी थे उनको भी 14% कर देता था। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर दोस्तों इनकी जो इनकम जाती थी वो कर देने में ही चली जाती थी।
डेप्थ का भार, दीर्घकालीन युद्धों, राजाओं की लग्जरी और अपव्ययता के कारण फ्रांस राष्ट्रीय डेप्थ के भार में दब गया था। स्टेट का खर्च असीमित होने के कारण पूर्णतः रिक्त हो चुका था। वो अमेरिका के स्वाधीनता युद्ध के कारण 120 करोड़ का राष्ट्रीय कर्ज बढ़ गया। रेवोल्यूशन के समय फ्रांस पर 446 करोड़ 70 लाख का डेब्ट था, जिसका सालाना ब्याज ही 23 करोड़ 70 लाख था। ब्याज की ये रकम फ्रांस की ईयरली इनकम से कहीं अधिक थी, यानी जितनी कमाई नहीं थी उससे ज़्यादा उसका दोस्तों ब्याज चला जाता था। लुई 16 ने देश की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन उसके सभी प्रयत्न असफल रहे, क्योंकि वो खुद एक फिजूल खर्च करने वाला शासक था। और दूसरी तरफ उसकी जो रानी थी, रानी अंतोनेट, वो भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करती थी। ठीक है, अंत में उसने कैलोन के परामर्श पर स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने का निश्चय किया और उसका यही काम देश में रेवोल्यूशन को लाने में सहायक सिद्ध हुआ। उपयुक्त विवेचना से साफ होता है कि फ्रांस में पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल और अन्य कारणों ने रेवोल्यूशन की पृष्ठभूमि तैयार की और लुई 16 की इनकैपेबिलिटी यानी अयोग्यता ने क्रांति को लाने में इम्पोर्टेंट योग दिया। तो ये दोस्तों कुछ कारण थे आपके फ्रांस की क्रांति के होने के। ये सभी कारण के एक एक करके इन्होंने यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की स्थिति बनाई। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो नोट्स हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।